गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फुले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में हम जान रहे थे। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की यूनिट सेकेंड संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसका हम आज नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख आधार माना गया है। संप्रेषण के अभाव में उचित वातावरण निर्मित नहीं होता है। अनेकों पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी छात्र कहते हैं कि इस पुस्तक की भाषा कठिन है। शिक्षक के पढ़ाने के ढंग पर टिप्पणी करते हुए छात्र कहते हैं कि ये शिक्षक, जिनका नाम अगर श्याम प्रकाश जी हैं, कि उनका शिक्षण बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के अनेक तर्क हमारे मानव जीवन में मिलते हैं, जिन्हें हम किसी व्यक्ति के संप्रेषण को सुनकर करते हैं। अगर इसी तरीके से हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक ही विषय के अगर 2 टीचर्स को या 2 शिक्षकों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो सभी कुछ सामान्य होने पर एक टीचर के छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है, तो वहीं दूसरे टीचर की कक्षा के छात्रों का अधिगम स्तर उच्च नहीं होता। तो इसके मूल की संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः ये स्पष्ट किया जाता है कि संप्रेषण ही सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी कि सभी टीचर्स में एक जैसी योग्यता नहीं होती है, सभी में अलग अलग गुणों का विकास होता है, सभी में अलग अलग तरीके की योग्यताओं का विकास होता है। तो किसी में क्लास को कमांड करने की अच्छी योग्यता होती है, तो किसी में क्लास में नई नई टेक्निकों को यूज़ करने की अच्छी योग्यता होती है, किसी की वाचन संबंधी अच्छी योग्यता होती है, तो किसी की लिखित संबंधी अच्छी योग्यता होती है। तो इस तरीके से हर टीचर में अलग अलग तरीके की योग्यता पाई जाती है। तो उस तरीके से उनके क्लास के छात्रों का अधिगम स्तर भी अलग अलग तरीके का होता है। किसी की क्लास के छात्रों का अधिगम स्तर एकदम उच्च होता है, तो किसी के क्लास के छात्रों का अधिगम स्तर एकदम निम्न होता है। इस तरीके से आज हम प्रभावी संप्रेषण के सीखने सिखाने के संबंध में कुछ बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि फर्स्ट हमारा है कि प्रभावी प्रस्तुतिकरण। प्रभावी प्रस्तुतिकरण यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रभावी प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है कि जब तक हम किसी तथ्य को छात्रों के समक्ष उचित भाषा में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक छात्रों द्वारा उसका अधिगम संभव नहीं होगा। तो सामान्य रूप से प्रस्तुत किए गए तथ्यों को सीखने में छात्रों की रुचि कम होती है। जब उन्हीं तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य भाषा द्वारा तथा स्थानीय शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो छात्रों द्वारा उसे आत्मसात करने में पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन किया जाता है। अतः प्रभावी प्रस्तुतिकरण ही प्रभावी संप्रेषण का आधार माना जाता है। यानी कि टीचर कोई भी कंटेंट प्रस्तुत करता है तो उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन करना होता है, प्रस्तुतिकरण अच्छे से करना होता है। वो जब क्लास में जाता है तो उस कंटेंट के प्रति पूरी तैयारी से जाएगा, तो छात्र भी उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और छात्र उसे अच्छे तरीके से अपने अंदर आत्मसात करेंगे उस कंटेंट को लेकर कि वो क्या चीज़ है, उसे कैसे क्या करना है, उसमें क्या होता है। इस तरीके की सारी बातें जब टीचर अच्छे से प्रेजेंट करेगा क्लासरूम में, तो वो स्टूडेंट्स अच्छे से उसको आत्मसात करके यानी कि अधिगम लर्निंग प्रक्रिया अच्छे से करके उस कंटेंट के प्रति पूरा अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इससे उनकी लर्निंग अच्छे से विकसित हो सकेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में संप्रेषण का प्रयोग। यानी कि ज्ञान के आदान प्रदान में या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्न एवं उत्तरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि इस प्रक्रिया के आधार पर छात्रों का अधिगम स्तर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि टीचर द्वारा अगर पूछे गए प्रश्नों का स्वरूप सटीक एवं वस्तुनिष्ठता से युक्त होगा, तो उसका उत्तर भी वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही उपलब्ध होगा। यदि प्रश्न की भाषा सारगर्भित एवं वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं होगी, तो उसका उत्तर भी
सार गर्भित एवं वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं होगा। अतः प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में प्रभावी संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि टीचर ने उस कंटेंट के प्रति कोई क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी टीचर को जैसा चाहिए वैसा ही मिलना चाहिए। अगर क्वेश्चन का आंसर सटीक और स्पष्ट नहीं होगा तो टीचर को लगेगा कि मैंने जो कंटेंट पढ़ाया है वो छात्रों को समझ में नहीं आया है। तो हर कंटेंट को पढ़ाने के बाद में उसके मूल्यांकन के रूप में उस कंटेंट के प्रति क्वेश्चन आंसर डेवलप करने चाहिए और उन क्वेश्चन आंसर के आंसर भी सटीक और स्पष्ट होने चाहिए ताकि छात्र उसका अच्छे से आंसर दे सके और ताकि लगे कि क्लासरूम में छात्रों ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है, छात्रों ने उसे अच्छे से सुना है और अपने अंदर आत्मसात किया है। तो इससे उनकी प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया संप्रेषण का प्रयोग करने से अच्छे से डेवलप होगी। इससे विचारों का आदान प्रदान अच्छा होगा कि कुछ नई क्वेश्चन करने से क्वेश्चनों के आंसर प्राप्त होने से कुछ नई नई बातों का भी नॉलेज बढ़ता है। तो इससे शिक्षक और छात्र को एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और अधिगम प्रक्रिया भी अच्छे से होगी। तो इस तरीके से ये प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वार्तालाप प्रक्रिया में प्रयोग, यानी कि सीखने सिखाने की सफलता की तृतीय शर्त ये वार्तालाप प्रक्रिया मानी गई है कि जब तक शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संप्रेषण की प्रक्रिया उचित रूप में संपन्न नहीं होगी तब तक सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी सफल नहीं होगी। तो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य आत्मीयकरण और उचित वातावरण को संपन्न करने में प्रभावी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने समीप लाने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बाद में उस शब्द के साहित्यिक स्वरूप से परिचित कराया जा सकता है। तो इस प्रकार की अनेक क्रियाएं भाषा के द्वारा संपन्न होती है तथा संप्रेषण में अपना योगदान प्रस्तुत करती है कि टीचर और छात्रों के मध्य भी अच्छे से आत्मीकरण और उचित वातावरण संपन्न हो। इसके कारण प्रभावी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए। उन्हें जब वो क्लास में जाए तो क्लास के बच्चों का फेस रीडिंग करनी चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है। तो उस तरीके से उन्हें अध्यापन कार्य पूरा कराना चाहिए। अगर छात्र पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो उन्हें क्लास के बाहर ले जाके थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहिए ताकि उनमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो सके पढ़ाई के प्रति। फिर अपने कंटेंट पर आना चाहिए या फिर छात्रों में ऐसे कुछ क्वेश्चन करने चाहिए जीके के ताकि वो उस कंटेंट के प्रति अच्छा सा उनको बता सके कि आज हम किस कंटेंट के बारे में या किस पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से शिक्षक और छात्रों के मध्य आत्मीकरण भी होगा, उनका उचित वातावरण भी संपन्न होगा। तो इस तरीके से विचारों की जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी उससे प्रभावी संप्रेषण संपन्न होगा। तो इसके लिए बालक को, टीचर को भी ऐसे नई नई बातों का, नई नई क्वेश्चन का जानकारी उन्हें होनी चाहिए ताकि वो छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत कर सके, उनकी जिसमें जो रुचि है उसको अच्छे से विकसित कर सके। तो इसके लिए वार्तालाप प्रक्रिया का भी प्रभावी संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी ये विशेषता होती है कि आपस में शिक्षक और छात्रों के वार्तालाप से नई बातों की जानकारी मिलती है कि शिक्षक को भी पता चलता है कि छात्रों का इंटरेस्ट किस में है और छात्रों को भी टीचर से नई नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उचित श्यामपट्ट कार्य। उचित श्यामपट्ट कार्य यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में श्यामपट्ट का प्रयोग भी महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु उसका सार्थकता के साथ किए जाने वाला प्रयोग भाषा के द्वारा ही संभव होता है। यानी कि श्यामपट्ट पर जिस कार्य का प्रदर्शन किया जा रहा है तो उस कार्य में भी संप्रेषण का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो श्यामपट्ट पर हम ब्लैक बोर्ड पर हम अगर किसी फ्लावर का नामांकित चित्र बना रहे हैं तो इस डायग्राम के विभिन्न भागों के प्रदर्शन के लिए भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। अतः सफल एवं प्रभावी श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्ग के लिए भाषा के द्वारा ही संभव होता है। यानी कि अगर हम साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, टीचर साइंस का चैप्टर पढ़ा रहा है तो वह एक फ्लावर का नामांकित चित्र बनाएगा। तो उस फ्लावर की प्राकृतिक संरचना के बारे में जब वो बता रहा है तो उसे उन फ्लावर की हिंदी और अंग्रेजी दोनों नामों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए और उन्हें बच्चों को भी यह बताना चाहिए। तो उन्हें सिर्फ ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ नामांकित चित्र बनाया है, उसको
उसके हिसाब से उसके सारे नाम लिखकर उन्हें पूरी उस फ्लावर यानी कि उसके पूरे पुष्प की संरचना के बारे में अवगत कराना चाहिए। तो वो ब्लैक बोर्ड पे तो सिर्फ पुष्प की नामक की संरचना ही बनेगी, लेकिन टीचर को विचारों के आदान प्रदान के द्वारा उन्हें उस पुष्प की पूरी संरचना के बारे में अवगत कराना चाहिए। इस तरीके से श्यामपट्ट पर उचित कार्य करना चाहिए। अगर मैथ्स का गणित का टीचर है तो वह मैथ्स के सिर्फ एक सवाल सॉल्व करेगा। अगर 4 तरीके के सवाल एक जैसे हैं तो एक सवाल सॉल्व करके बताएगा कि इसमें ये मेथड यूज़ होगा। इस तरीके से 4 सवाल आप स्वयं छात्रों को देगा कि तुम स्वयं सॉल्व करके मुझे बताओ, ताकि पता चले कि छात्रों में भी इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी अधिगम प्रक्रिया अच्छे से हो रही है कि हो रही है, वो छात्र उस सवालों को अच्छे से हल कर सक रहा है या नहीं कर सक रहा है। तो इस तरीके से श्यामपट्ट पर उचित कार्य ही किया जाना चाहिए। यही सफल और प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया मानी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उचित व्याख्या, यानी कि शिक्षक द्वारा जब छात्रों के समक्ष किसी प्रकरण या तथ्य की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है तो उसमें भी प्रमुख भूमिका संप्रेषण की ही मानी जाती है। यदि छात्रों के समक्ष स्तरानुकूल एवं सटीक संप्रेषण का प्रयोग टीचर द्वारा किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि छात्रों की इस व्याख्या में रुचि होगी तो उनका अधिगम स्तर उच्च होगा। तो इसके विपरीत स्थिति में न तो छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होगा और न ही छात्रों द्वारा शिक्षक की व्याख्या में पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन किया जाता है। अतः उचित व्याख्या के लिए प्रभावी संप्रेषण का प्रयोग आवश्यक होता है, यानी कि टीचर को जो टॉपिक है उसकी उचित व्याख्या करनी चाहिए, यानी कि तथ्य की व्याख्या इस तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसकी भूमिका संप्रेषण के रूप में मानी जाए, विचारों का आदान प्रदान अच्छे से हो सके और वो विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल स्तर के अनुकूल हो और सटीक हो। ये नहीं कि छात्रों का स्तर तो प्राथमिक स्तर है और उन्हें माध्यमिक स्तर यानी उच्च माध्यमिक स्तर तक की बातें बताई जा रही है, या फिर छात्रों का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर है और उन्हें प्राथमिक स्तर की बातें बताई जा रही है। तो इस तरीके के विचारों के आदान प्रदान से न तो छात्र इंटरेस्ट ले पाएंगे न टीचर को इंटरेस्ट आ पाएगा तो व्याख्या के प्रति। तो टीचर को भी कंटेंट के प्रति ऐसी व्याख्या करनी चाहिए ताकि उनके छात्रों के स्तर के अनुकूल मानी जाए, छात्र उसको अच्छे से अधिगम कर सके, लर्निंग कर सके। इस तरीके से उनकी रुचि भी अच्छे से डेवलप होगी और अधिगम स्तर भी उनका उच्च होगा। अगर इसके विपरीत होगा तो न तो अधिगम स्तर बढ़ेगा न उनका छात्र जो टीचर कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो उनका टीचर के प्रति भी बोरियत महसूस होगी और वो क्लास से भागने की इच्छा डेवलप करने लगेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पठन कौशल में संप्रेषण का प्रयोग। छात्रों के पठन कौशल का विकास करने के लिए भी संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छात्रों में पठन कौशल के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम उन्हें सरल भाषा में एवं रुचि से संबंधित साहित्य का ज्ञान प्रदान किया जाए, अर्थात छात्रों को पठन के लिए उनके स्तरों के अनुकूल ही साहित्य प्रदान किया जाए जिसकी भाषा सरल एवं उनकी रुचि के अनुसार हो। इसके विपरीत स्थिति में तो छात्रों में पठन कौशलों का विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि स्तरानुकूल साहित्य के अभाव में छात्रों की पठन में रुचि नहीं रहेगी। तो इसका एक उदाहरण हम ये लेते हैं कि अगर प्राथमिक स्तर के छात्र हैं तो उन्हें हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा में अधिक एक्सप्लेन किया जाएगा किसी कंटेंट के प्रति, तो छात्रों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, उनकी अधिगम प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि उनका स्तर थोड़ा निम्न होता है। तो उन्हें अंग्रेजी भाषा का उनके पठन पाठन में इतना विकास नहीं किया जाता है, उन्हें धीरे धीरे उनकी अंग्रेजी भाषा का विकास बढ़ाया जाता है। तो अगर टीचर को चाहिए कि छात्रों का स्तर अगर हिंदी मीडियम है तो उन्हें हिंदी में ही अच्छे से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें कंटेंट के प्रति अच्छे तरीके से व्याख्या को प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि छात्रों को अच्छे से समझ में आए। और यही है कि अगर छात्रों को हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो छात्रों को उनकी न तो शब्दों को समझ में आएगा न उनकी भाषा को समझ में आएगा। तो इस तरीके से छात्रों को उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा और न ही वह उनकी क्लास में उस कंटेंट के प्रति लर्निंग अच्छे से हो
हो पाएगी। तो इसके लिए उनका अधिगम स्तर अच्छा हो और रुचि डेवलप हो, तो उन्हें इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उन्हें नई उस पाठ्यचर्या के प्रति नई टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि छात्रों का प्राथमिक स्तर है, तो उन्हें या तो खेल विधि में अच्छे से समझाना चाहिए, या उन्हें कुछ मॉडल चार्ट द्वारा, कुछ डायग्राम द्वारा अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि छात्रों का उनके प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो पठन कौशल यानी कि ये स्किल भी पढ़ाने की रीडिंग स्किल भी अच्छे से डेवलप हो। तो इसके लिए भी संप्रेषण का प्रयोग, विचारों का आदान प्रदान अच्छे से हो, कि टीचर अगर कोई डायग्राम बना रहा है तो उस डायग्राम के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा कि वो डायग्राम किसका है। फिर टीचर को उनके प्रति क्वेश्चन आंसर करने चाहिए कि ये किसका है। तो छात्रों में इसके प्रति जिज्ञासा जागरूक होगी। अगर जिज्ञासा जागरूक होगी तो उनकी रुचि उसमें बढ़ती जाएगी और उनका अधिगम स्तर उच्च होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग। श्रवण कौशल के विकास की प्रक्रिया में श्रवण कौशल का भी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि श्रवण कौशल के विकास में भी संप्रेषण, क्योंकि जो भाषा कर्णप्रिय होती है उसको छात्र सुनना अधिक पसंद करते हैं। तो छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की कविताओं एवं गीतों के श्रवण में अपनी रुचि का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि उनकी भाषा कर्णप्रिय एवं सरल होती है। इसके विपरीत स्थिति में जो भाषा कर्णकटु होती है उसको कोई भी व्यक्ति श्रवण करना पसंद नहीं करता। इस प्रकार संप्रेषण के आधार पर प्रथम स्थिति श्रवण कौशल का विकास करती है तथा द्वितीय स्थिति श्रवण कौशल को हतोत्साहित करती है। यानी कि सुनने की प्रक्रिया, अगर टीचर की भाषा वाणी उच्च होगी, यानी कि मीठी, सरल, सहज होगी, तो छात्र भी अपनी लर्निंग के प्रति यानी अधिगम प्रक्रिया के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। नहीं तो छात्रों में उनकी भाषा ही कर्णप्रिय नहीं होगी, यानी कि कानों को प्रिय लगने वाली और सरल नहीं होगी, तो छात्र इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो कक्षा से भागने की इच्छा उनमें डेवलपमेंट होगी, या वो चाहेंगे कि ये टीचर क्लास में नहीं आना चाहिए। उनकी रुचि उस टीचर के प्रति नहीं होगी कि वो कुछ भी पढ़ाए तो उनकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। तो इस तरीके से टीचर में भी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है छात्रों को अच्छे से समझ में आए, वो शब्दों का इस तरीके से बखान करे कि छात्र उनके प्रति इंटरेस्ट डेवलप कर सके। छात्रों में उनकी बोलने की जो प्रक्रिया होगी, वह शब्दों का उच्चारण अच्छे से होगा, तो छात्र भी हर तरीके से कंटेंट को पाठ्यक्रम को समझने में रुचि विकसित कर सकेंगे। उनका संप्रेषण अच्छे से हो सकेगा, उनका विचारों का आदान प्रदान अच्छे से हो सकेगा। बनिस्पत ये कि अगर वह अच्छे से नहीं सुन सकेंगे, अगर उन्हें टीचर में ऐसी योग्यता नहीं होगी, उनकी वाणी में किसी तरीके से कोई मिस्टेक होगी या उन्हें तुतलाने की आदत होगी, उनके शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं होगा, वह गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, तो इस तरीके से वह टीचर अपनी कक्षा का एनवायरनमेंट अच्छे से, डिसिप्लिन अच्छे से डेवलप नहीं कर सकेगा और छात्रों की लर्निंग प्रक्रिया अधिगम स्तर भी न तो उच्च होगा, न छात्र उनके प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। तो इसके लिए टीचर में भी श्रवण कौशल का विकास संप्रेषण के माध्यम से अच्छे से होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि लेखन कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग। आपने देखा होगा कि अनेक जो सेमिनार होते हैं, संगोष्ठी होते हैं, तो वहाँ पर जो सेमिनार गोष्ठी होती है तो उसमें कुछ न कुछ लिखने का कार्य भी होता है। तो वहाँ उन जो अच्छे अच्छे लेखक होते हैं उनकी लेखनी को भी सहारा जाता है, यानी कि उनकी लेखनी का भी उन्हें वहाँ प्रदर्शित किया जाता है कि किसकी कैसी राइटिंग होती है। अगर अच्छी राइटिंग वालों को हमेशा आगे बुलाया जाता है, उन्हें कार्य दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। उनके संप्रेषण में इस तरीके से ओजस्विता एवं सारगर्भिता अंतर्निहित होती है और इस तरीके से लेखन कौशल भी संप्रेषण का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, क्योंकि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना है, कौन सी लोकोक्ति, कौन सा मुहावरा कहाँ प्रयोग करना है, तो इन सभी का ज्ञान संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। तो एक अच्छा लेखक लिखने के साथ साथ उसे जो बोलने की प्रक्रिया भी होती है कि वो अपनी बात जब वाद विवाद करता है या कुछ अपना लेखनी के बारे में वह
लोगों को अवगत कराता है तो उसे उसके कंटेंट के प्रति उसे ये नॉलेज होता है, ये ज्ञान होता है कि मुझे कौन सा मुहावरा कहाँ बोलना है, कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग कहाँ करना है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों में भी इस तरीके का लेखन कौशल का विकास होना चाहिए ताकि उनकी प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया अच्छे से विकसित हो सके। तो छात्रों में भी टीचर द्वारा इस तरीके से विकास होना चाहिए कि छात्र जब ब्लैक बोर्ड पर लिखे तो जब अपने कंटेंट को वो समझा रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पर भी अच्छी लेखनी का प्रयोग करें ताकि छात्र भी खुश होकर अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। और जिन छात्रों की राइटिंग अच्छी नहीं होगी, लेखन कौशल का विकास अच्छे से नहीं होगा, तो उसके टीचर के प्रति ये भाव जागृत होगा, अरे मेरे टीचर की, मेरे फ्रेंड की, मेरे मित्र की इतनी अच्छी राइटिंग है या लेखन कौशल इतना अच्छा है तो मैं क्यों नहीं ये कर सकता। तो उसमें भी रुचि जागृत होगी और अपनी लेखनी कौशल को सुधारने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से लेखन कौशल के विकास में संप्रेषण की प्रक्रिया भी होनी अति आवश्यक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग, यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी भी विषय से संबंधित हो संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आदि सभी विषयों में सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग इन विषयों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि विषय कोई भी हो उसको सीखने सिखाने का माध्यम संप्रेषण ही होता है। यह संप्रेषण किसी भी रूप में हो सकता है, अतः भाषाई प्रक्रिया की समझ में हम प्रत्येक विषय के शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यानी कि हर सब्जेक्ट में कि गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सबकी भाषा इस तरीके से टीचर को यूज़ करनी चाहिए कि बच्चे भी इंटरेस्ट ले सके, बच्चों का अधिगम अच्छे से हो सके। उन्हें गणित है तो उनमें अच्छी टेक्निक, नई नई टेक्निकों का यूज़ करना चाहिए। अगर साइंस है तो साइंस में उन्हें डायग्राम के रूप में बताना चाहिए, और अगर डायग्राम हो तो कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहिए या चार्ट लाके उन्हें समझाना चाहिए। प्राथमिक स्तर का लेवल है, अगर उच्च माध्यमिक स्तर का लेवल है तो उन्हें लेबोरेटरी में ले जाना चाहिए। उन्हें हर चीज़ों के बारे में रियल वास्तविक चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। अगर इसी तरीके से इतिहास है तो इतिहास में भी उन्हें बाहर शैक्षिक भ्रमण पर साल में, वर्ष में 1 या 2 बार शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर उन्हें संग्रहालय में ले जाना चाहिए कि वहाँ इतिहास संबंधी चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए। उन्हें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर, उन्हें पिकनिक या टूर पर ले जाकर उन्हें जो प्राचीन स्मारक होते हैं, प्राचीन किले और इस तरीके से मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके और बच्चों का वातावरण के प्रति अच्छी सी नई जानकारियों के बारे में भी नई जानकारियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर भूगोल विषय है तो भूगोल विषय में भी उन्हें भूगोल के बारे में, उन मैदानों के बारे में, उन्हें मैदान में ले जाकर मैदान को नापना, मिट्टी कैसी होती है, पहाड़ पठार कैसे होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी उन्हें जगह जगह पर ले जाकर उन्हें वास्तविक चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए ताकि बच्चों का उनकी सभी विषयों के प्रति अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। इस तरीके से सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो इजी हो जाती है, सरल हो जाती है और बच्चों का स्टडी की यानी अध्ययन के प्रति भी रुचि डेवलप होती है, उनका अधिगम स्तर भी उच्च होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विषय कोई भी हो, लेकिन सीखने सिखाने का जो माध्यम होता है वो संप्रेषण द्वारा ही होता है। यानी कि टीचर जहाँ पर भी उन्हें लेके जाएगा, उन्हें विचारों का आदान प्रदान होगा, टीचर और छात्र एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया होगी, प्रश्न पूछे जाएंगे तो उत्तर मिलेंगे, उत्तर स्पष्ट और सटीक होंगे, सरल भाषा में होंगे। तो इस तरीके का जो संप्रेषण होगा वह किसी न किसी रूप में हो सकता है। तो इससे जो भाषाई प्रक्रिया होगी वो प्रत्येक विषय के प्रति इसे शिक्षक को अनिवार्य रूप से ये योग्यता होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अंतिम है, वाचन कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग। यानी कि वाणी की मधुरता एवं उचित भाषाई शब्दों का प्रयोग व्यक्ति की संप्रेषण को प्रभावी एवं सौष्ठव से परिपूर्ण बनाती है। तो शब्दों का सही उच्चारण ही व्यक्ति के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाता है। यानी कि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की आवाज़ इतनी मीठी होती है, हम हमेशा उन्हें सुनने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है तो हमारी भी वैसी मीठी और स्पष्ट भाषा हो, क्योंकि स्पष्ट और मीठी भाषा, शब्दों का सही उच्चारण, ये सारी चीज़ें
व्यक्ति के भावों को प्रदर्शित करती है, यानी कि वो उससे व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, कि इसकी भाषा इतनी मीठी है तो ये इसका मन कितना मीठा होगा और ये इसका व्यवहार कितना अच्छा होगा। तो इस तरीके से संप्रेषण की कुशलता को छात्र भी प्राप्त कर सकता है। उसका भाषा प्रक्रिया के प्रति पूर्ण ज्ञान होता है कि अगर टीचर भी इस तरीके से अच्छी भाषा में अच्छे स्पष्ट सरल और क्रमबद्ध शब्दों का जब टीचर प्रयोग करेगा तो छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे और छात्र भी अपने अंदर इस तरीके की भाव लाना पसंद करेंगे कि वह भी चाहते हैं कि हम भी टीचर के जैसे अच्छे से अच्छा बोलें, उचित शब्दों का प्रयोग करें, अच्छा उच्चारण लाएं, शब्दों में अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तो इस तरीके से उनकी भाषाई प्रक्रिया भी अच्छी तरीके से होगी। किस स्थान पर स्वर तेज करना है और किस स्थान पर स्वर धीमा करना है तथा वाणी में किस प्रकार का आरोह अवरोह लाना है। यानी कि जब टीचर क्लास में आता है तो वो क्लास के एनवायरनमेंट को देखता है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से टीचर अपनी वाणी का प्रयोग करता है। अगर क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा है, बच्चे चुपचाप बैठे हैं तो टीचर भी अच्छे से बात करेगा। अगर क्लास में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं तो टीचर उसके हिसाब से वाणी को उग्र रखेगा और बच्चों को डिसिप्लिन में, अनुशासन में लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से वाणी को कहाँ उच्च रखनी है, कहाँ तेज रखनी है, कहाँ धीमी रखनी है, किस तरीके का आरोह अवरोह करना चाहिए। अगर टीचर क्लास में कोई कविता प्रस्तुत कर रहा है तो उस कविता का भाव कैसा है उसके हिसाब से उसकी वाणी का आरोह अवरोह रहता है। ओजपूर्ण कविता है तो उसके हिसाब से वह तेज और ओज भाषा का प्रयोग, ओज शब्दों का उच्चारण करेगा। तो इस तरीके से बच्चों में ये सारी भावनाएं और ये सारे कौशल का विकास संप्रेषण द्वारा अपने अंदर वह अनुग्रहित करते हैं और टीचर और छात्र के संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा ही वाचन कौशल का विकास भी होता है। इस तरीके से आज हमने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी संप्रेषण का क्या योगदान होता है ये जाना। तो छात्रों को अन्य विषयों का भी ज्ञान प्रदान करने से पूर्व शिक्षक को उस विषय में प्रयुक्त संप्रेषण पर पहले विचार कर लेना आवश्यक होता है। और संप्रेषण का प्रयोग सरल, बोधगम्य, स्तरानुकूल नहीं है तो किसी भी विषय को सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी उचित रूप से संपन्न नहीं हो सकेगी। तो अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार संप्रेषण को ही माना जाता है और संप्रेषण का विचारों का आदान प्रदान अगर अच्छे से होगा तो छात्रों का भी अच्छे तरीके से सरल, बोधगम्य और स्तर के अनुकूल विकास होगा, अधिगम प्रक्रिया अच्छी होगी। थैंक यू।